हाँ भाई, नमस्कार। आगे आप सभी, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर। ठीक है। तो देखो मेरे भाई, हम नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे थे और नगर पालिका में अपना जो अध्याय था वो अध्याय नंबर 2 था। पहली क्लास के अंदर आप सभी साथियों ने बहुत प्रेम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना जो अध्याय 2 है इसका नाम था नगर पालिका का गठन व शासन। और इसके अंदर जो है वह हमने लगभग जो धाराएं बताई थी आपको, वो बताई थी 1 से लेकर जो है मेरे भाई 50 धारा इसमें आएंगी। कितनी धारा आएंगी? 1 से 50। और मैंने लास्ट धारा याद है, मैंने 4 बता दी थी। धारा 4 में छूट है। धारा 4 देखो, ए बी सी डी। डी में क्या था? डिस्काउंट। यानी जो राज्य सरकार है कुछ नगर पालिकाओं के लिए उपबंध कर सकती है, उसको छूट दे सकती है ना। अच्छा, अब अपने को जो पढ़नी है वो धारा 5 पढ़नी है आज की क्लास में। तो आप हेडिंग लगाओगे धारा 5। क्या लगाओगे? धारा 5। धारा 5 की यदि बात करें तो धारा 5 के अंदर लिखा हुआ है नगर पालिका की स्थापना। नगर पालिका का गठन कह दो या स्थापना कह दो, कि स्थापना या निगमन। ठीक है। अब इसके बाद ये एक दो और बड़ी बड़ी धाराएं, उसके बाद छोटी छोटी धाराएं आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, इस नगर पालिका एक्ट के अंदर अकेला नगर पालिका नहीं है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है। समझ में आई? हाँ। पहली बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है वो किस प्रकार से होगी। तो इसको आप 3 भागों में बांटो, 1, 2 और 3। देखो, एक होती है नगर पालिका। एक जो है वो क्या होती है? नगर पालिका होती है, बिल्कुल। एक जो है वो होती है नगर परिषद। एक होती है नगर परिषद और एक है नगर निगम। शहरी निकायों में हमने यही पढ़ा था सर। अब तो हमें ये ऐसे भी पता लगने लग गया है कि हाँ, ये किस प्रकार से कहाँ कैसे बनेंगी। नगर पालिका जो है उसको बनाने के लिए आपको आवश्यकता है 20,000 से 1 लाख जो है वहां जनसंख्या होनी चाहिए। तो वहां अगर बात करें जनसंख्या की, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 20,000 1 लाख तक। नगर परिषद की बात करें तो 1 लाख से 5 लाख की जो जनसंख्या होनी चाहिए। और नगर निगम वहां होगा जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में जहां पर जनसंख्या होगी वहां क्या होगा? नगर निगम। सर 1 करोड़ से अगर अधिक होती है तो क्या होगा? वहां होगा महानगर निगम। और राजस्थान के अंदर एक बात याद रखना, राजस्थान में महानगर निगम नहीं है। राजस्थान में महानगर निगम नहीं है। अपने महानगर निगम में अगर नाम पढ़े तो पढ़ते हैं किसका? दिल्ली का नाम पढ़ते हैं, मुंबई का नाम पढ़ते हैं, चेन्नई का नाम पढ़ते हैं, कोलकाता का नाम पढ़ते हैं। तो ये जो है वो है महानगर निगम। लेकिन राजस्थान जो महानगर निगम में नहीं आता है। ये बात सर समझ में आ गई। चलिए फिर आगे बात करते हैं। जहां नगर पालिका की स्थापना होगी वो क्षेत्र कैसा होगा? नगर पालिका की स्थापना होती है कस्बे में, जिसे बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? संक्रमण। नगर परिषद की जहां स्थापना होगी वो क्षेत्र जो है वो होगा लघुत्तर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखना। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, इसको पूरा आप ऐसे लिख सकते हो। और जहां नगर निगम की स्थापना होगी वह जो क्षेत्र होगा वह होगा बृहदतर। ठीक है। इन सभी की सभी बातों का जो उल्लेख मिलता है, इन सभी बातों का जो उल्लेख मिलता है कि वो संविधान के किसी आर्टिकल में मिलता है इनका गठन का। जी हाँ। तो वो संविधान का जो आर्टिकल है वो आपको याद रख लेना है। इन सभी का उल्लेख सर कोई आर्टिकल में मिलता है क्या? जी हाँ। तो मैं आपको यही बात कहूंगा, जी बिल्कुल मिलता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो संविधान के अंदर इनका जो उल्लेख मिलता है गठन का, संविधान का जो अनुच्छेद है, जैसे इनके लिए कौन सा क्षेत्र होंगे, कितनी जनसंख्या चाहिए, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 243। इंग्लिश में बोले तो क्यू, हिंदी में बोले तो थ। 243 अनुच्छेद के क्यू या थ के अंदर जो है उल्लेख है नगर पालिका का गठन कैसे होगा, किस प्रकार होगा। इसके अलावा यदि बात की जाए, तो आपको जो बात याद रखनी है वो पता क्या याद रखनी है? हाँ जी सर बताओ, इसके अलावा जो बात याद रखनी है वो कौन सी रखनी है?
अगर जहां पर नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम खोला जाएगा, उसकी शर्त यही है कि वहां एक तो होनी चाहिए, एक तो इनका स्थायी जो है स्थान होना चाहिए, स्थायी स्थान होना चाहिए। सेम बात नगर परिषद के लिए लागू होती है। अब जहां जिस शहर में नगर पालिका खुल रही है, तो वहां नगर पालिका कोई फिक्स स्थान तो होना चाहिए, क्या किराए पे थोड़ी रहेगी नगर पालिका, है ना। और नगर परिषद भी जहां स्थापित किया जा रहा है, तो वहां उसका पहले स्थान होना चाहिए। एक तो ये बात याद रखनी है। फिर नगर पालिका का मतलब स्थान तय हो गया, तो उसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी होना चाहिए, उत्तराधिकारी। यहाँ पर जो आपको एक उत्तराधिकारी भी देखने को, मतलब कोई नगर पालिका है तो इसमें कुछ तो उत्तराधिकारी होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे राजा महाराजा उत्तराधिकारी बना करते थे, तो यहाँ भी कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। नगर परिषद नगर निगम में भी उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसके बाद सामान्य अगर देखे तो एक मोहर होनी चाहिए, एक मोहर होनी चाहिए। जैसे कोई मतलब मोहर आप देखोगे, कोई अपने दुकान से सामान लेकर आते हैं मॉल वगैरह से, तो वो आपको मोहर लगा कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो उसकी जो उसकी दुकान है, उसकी शॉप, उसने मोहर मार दी कि हाँ ये बिल मेरा ही है। और उसमें अगर आपको किंतु परंतु लगता है, तो वहां आप जो है वो वापस उसके साथ वाद विवाद कर सकते हो कि भैया आपने इस प्रकार से ये दिया। ठीक है, तो मोहर होनी चाहिए सामान्य एक। नगर परिषद की भी होनी चाहिए और नगर निगम की सेम बात है। अच्छा, आपको पता है ना नगर पालिका जो है वो कैसा निकाय है, ये लिखा हुआ निगमन। यह एक निगमन निकाय है। कैसा निकाय है? निगमन निकाय। सर निगमन निकाय नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है। निगमन निकाय का मतलब होता है वाद विवाद हो सके जहाँ। जैसे मान के चलो नगर पालिका वाले ने नालियां बनवाई, और बड़ी बड़ी गहरी नालियां बनवा दी और उसको ढका नहीं ऊपर से, और वहां जो है दो लोगों की मौत होगी गिरने से। ठीक है, तो हम जाकर नगर पालिका वालों को बोल सकते हैं भाई ये आपकी गलती है, लापरवाही है आपकी, आपको नगर पालिका को ये काम करना चाहिए, जैसे नाली बनी उसको ढकना चाहिए था। अब वहां लोग मर गए तो जिम्मेदार कौन होगे? आप होगे। ठीक है, तो हम वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो जैसे कोई पोल है या कोई नलका है पानी वाला, वो लगा रखा है। कई बार क्या होता है, कुछ लड़के उस नलके की हत्थी को घुमा के ऐसे कर देते हैं टेढ़ा, किसी पोल की ट्यूबलाइट फोड़ देते हैं ऐसे। तो फिर उसके बाद आपकी फिर क्या करेगी नगर पालिका? एक्शन लेगी। तो नगर पालिका आपके ऊपर जो वाद कर सकती है। आप भी नगर पालिका पर वाद कर सकते हो, मैंने नाली वाला उदाहरण दिया, और नगर पालिका भी आप पर वाद विवाद कर सकती है। आप नगर पालिका पे केस कर सकते हो, नगर पालिका आप पर केस कर सकती है। इसे बोलते हैं निगमन निकाय, यानी जहां पर वाद लाया जाए। क्या लाया जाए? वाद, वाद विवाद की बातें की जाए। ठीक है, आप भी केस कर सकते हो नगर पालिका आप पर भी कर सकती है। सेम यही कंडीशन रहेगी, सेम यह कंडीशन रहेगी। तो बोलो नगर पालिका की स्थापना या निगमन के बारे में कहानी समझ में आई? ओके। अब इसके अपवाद जो माने जाएंगे, इसके अपवाद जो माने जाएंगे, हाँ जी, इसके जो अपवाद माने जाएंगे वो क्या? तो अगर बात करें इसके अपवाद, कहां पर नगर पालिका का गठन नहीं होगा? ठीक है, तो अपवाद है दो। आप दो अपवाद पढ़ोगे, पहला और दूसरा। एक में तो हाथ रहेगा राज्यपाल का। जो क्षेत्र राज्यपाल द्वारा, जो राज्यपाल के अधीन है क्षेत्र, वो अपन नगर पालिका के कानून लागू नहीं कर सकते वहां। तो मैंने बातें बताई थी ना, वो वहां लागू नहीं हो सकती। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को ऐसे घोषित किया गया कि भाई विकास प्राधिकरण इसका काम करेगा, तो वहां नगर पालिका कानून लागू नहीं हो सकता। कैसे? समझो। जैसे मान के चलो राज्यपाल क्या कर दे, जैसे कोई क्षेत्र है को औद्योगिक नगरी का दर्जा दे दे। इसका दर्जा दे दे, औद्योगिक नगरी का दर्जा दे दे, या औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दे दे, तो वहां पर नगर पालिका के कानून जो है वो लागू नहीं होंगे। कानून लागू नहीं होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, निगमन निकाय है ये मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन जहां पर औद्योगिक दर्जा दे दिया, जैसे मान लो ये कोई शहर है, जैसे सूरतगढ़ है या अनूपगढ़ है, जो भी शहर है, तो इसमें मान लो ये इतना जो क्षेत्र है इसका, और राज्यपाल ने इस क्षेत्र को जो है वो औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है, क्या भाई यहाँ औद्योगिक फैक्ट्रियां ज्यादा है, तो ये क्षेत्र जो वो कौन सा हो गया? औद्योगिक क्षेत्र है। पूरा पहले नगर पालिका के अंडर में था, लेकिन बाद में इसको दर्जा दे दिया औद्योगिक क्षेत्र का। अब राज्यपाल ने जैसे ही औद्योगिक क्षेत्र बनाया इसको, तो यहाँ पर इस इतने क्षेत्र में नगर पालिका का कानून काम नहीं करेगा। नगर पालिका यहाँ ना नाली बनाएगी ना कुछ और करेगी। ठीक है, तो वो सारा का सारा काम जो है वो राज्यपाल की देखरेख में ही किया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है राज्य सरकार। देखो, कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक
महत्व का स्थल है, कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व का स्थल है, जैसे मान लो जैसे अपने जयपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है, और मान के चलो यहाँ पर इस प्रकार के जो एक इतना क्षेत्र है जहाँ पर ये सारी चीजें हैं, जैसे किले भी हैं, महल भी हैं, मंदिर भी है, कोई दुर्ग भी बना मतलब किले हो गया ना, कोई महल बना हुआ है, या मतलब कल्चर के हिसाब से ऐतिहासिक दृष्टि से कोई स्थल है जो राजा महाराजाओं काल में बना था, ठीक है। अब ऐसा राज्य सरकार कर सकती है कि इसके इतने क्षेत्र को नगर पालिका से मुक्त करके, नगर पालिका से मुक्त करके यह विकास प्राधिकरण के अधीन दे सकती है। जैसे आपने नाम सुना होगा जयपुर विकास प्राधिकरण, है ना, उदयपुर विकास प्राधिकरण, तो इसको जो है वो ये काम सौंप सकती है, ठीक है। कौन? राज्य सरकार ये काम करेगी। राज्य सरकार कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व का स्थल है तो उसकी देख रेख करने का जो काम है वो किसको दे सकती है? विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। किसका गठन करेगी? विकास प्राधिकरण। तो वो नगर पालिका से ऐसे क्षेत्र को भी जो है वो बाहर किया गया है। तो ये अपवाद होते हैं दो। नगर पालिका में कौन से क्षेत्र शामिल नहीं होंगे? जो तो जो राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र राज्यपाल ने जिसको घोषित किया वो शामिल नहीं होंगे। दूसरे जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से स्थल है वो नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए जो राज्य सरकार है वो विकास प्राधिकरण का जो है गठन करती है। बात समझ में आ गई? ओके। तो हमने अभी जो धारा है वो पढ़ी, कौन सी धारा? मैं तेज चल रहा हूँ भाई क्योंकि मेरी रिवीजन क्लास है ये, और पढ़ा पूरा कंटेंट रहा हूँ, ऐसे नहीं स्कीप कर रहा हूँ, पढ़ा अच्छे से रहा हूँ बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये मान के चलना है, ये सोचना भी है कि सर यहाँ पर आपको जो है वो स्पीड ही क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों सर जी स्पीड क्यों मिलेगी? धीरे करा देंगे तो पेपर करना है पूरा को नहीं होगा, फिर थे मन ने गाली निकालोगे बाद में, गुरु जी हमारे साथ ऐसे कर दिया। चलो अब देखो, एक आपके लिए खुशखबरी की बात ये है कि नाना क्लासेस आपके लिए लाए ईरो आरो 2025 की टेस्ट सीरीज में। टोटल 15 टेस्ट हैं, यहाँ लिख रखा है। अब देखो इसकी खास बात क्या है। तो ये आपको वीडियो कोर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको इसी कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा, और 90% डिस्काउंट चल रहा है अब इस पे। अगर आप लेना चाहते हो तो नाना क्लासेस प्ले स्टोर को डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सुनो मेरी बात, इसके साथ आपको दिया क्या जाएगा? एक तो फ्री क्लासेस मिल जाएंगी ये सारी, क्योंकि सर यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, ये तो हम यहाँ देख लेंगे तो वहाँ क्या फायदा है। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि आप वहाँ देखो, क्लासेस तो मैं आपके लिए फ्री ही लगा रहा हूँ, ऐसे मानो, चाहे आप ऐप पे देख लेना। यहाँ थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो अगर हम यूट्यूब पे कोई चीज़ को देखते हैं ना तो बीच में ऐड आती है, जैसे मान लो कोई गाना आ गया, तो फिर आप एक चीज़ मान के चलो अपना दिमाग एक सेंस में काम करता है। जब आप पढ़ाई करने बैठते तो पढ़ाई की बातें ही आनी चाहिए दिमाग में। जैसे ही बीच में कोई गाना वगैरह आता है ना, फिर आप उसको सुनकर ऐसा मन करता है यार मैं एक गाना सुन लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। वो चीज़ ना हो कि गाने मैं सुना दिया करूँगा क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको वो गाने नहीं सुनने हैं। क्योंकि एक बार आप उस जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर गाने वगैरह में उस रील्स वगैरह में चले गए ना, तो आधे एक घंटे वापस नहीं आओगे बाहर। गाने मैं सुना दिया करूंगा क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे लगाना सुनोगा थे 2 मिनट सुनोगा, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड सुनोगा। लेकिन मान के चलो वहां एक बार चले गए, आधे घंटा खराब हो गया तुम्हारा। अपने को पढ़ाई वो करनी है जो 3 महीने की पढ़ाई है 1 महीने में करनी है अपने को। यानी अपने को डेली 4 घंटे नहीं पढ़ना है, अपने को डेली 12 घंटे पढ़ना है। तो अब आइडिया लगा लो कि किस प्रकार से अपने जो 3 महीने की पढ़ाई है वो 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे, कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए एक तो ये फ्री वीडियो कोर्स मिल जाएगा ऐप के अंदर, तो इसमें ऐड वगैरह आती नहीं है, सीधा आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक, जैसे राजस्थान का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, कल्चर हो गया, संविधान हो गया, पार्ट बी हो गया, योजनाएं हो गई, वो सारी की सारी टॉपिक वाइज भी आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ना ये 15 टेस्ट है शेड्यूल वाइज। ये टास्क आपको डेली दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो, टेस्ट पहला, राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी, कुल प्रश्न 120। टेस्ट का समय शाम को 5 बजे है। टेस्ट पहला होगा 15 जनवरी को। कब होगा भाई? 15 जनवरी 2025 को। अगर कोई बाद में देख रहा है साथी तो वो ये टेस्ट दे सकता है। अगर ये क्लास कोई बाद में देख रहा है तो वो ये टेस्ट जो वो दे सकता है। तो आप इसको फिर थोड़ा अपने हिसाब से देखो, टाइम आपके पास कितना रह गया। अब हमने तो 7 दिन के हिसाब से बनाई है, 7 या 6 दिन के हिसाब से इतना टाइम दिया है एक टेस्ट के अंदर। अब आपके पास जैसे आपको लग रहा है कि दिन यार 2 महीने बचे हैं, तो आप 5 5 या 4 4 दिन को एडजस्ट करके थोड़ा तेजी से अच्छे वाला पढ़ो, तो ज़्यादा टाइम व्यतीत करो, है ना। लेकिन इस भर्ती में लगना है ये मानकर आपको तैयारी करनी है, ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है पेपर दिए, नहीं नहीं, सिलेक्शन लेना है मेरे भाई इसमें। राजस्थान में आपको टॉप 10 रैंक में आना है, ये मानकर तैयारी करनी है। मैंने आपको बहुत बार कहा क्लास में, तब जाकर कहीं इस भर्ती में सिलेक्शन होगा।
EORO की सारी फ्री क्लासेस जो है यूट्यूब पर नाना क्लासेस जो है ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, की प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ क्रम से सारी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज ए और बी पार्ट दोनों की है, सेम का सेम पैटर्न मिलेगा, 120 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे का वैसे। ठीक है, ओके। चलिए अब हमने क्या पढ़ लिया, और इसके बाद मेगा टेस्ट भी होंगे आपके बड़े वाले। नीचे दिए गए नंबर पे आप जो संपर्क कर सकते हो, अगर फिर भी आपको कोई परेशानी लग रही है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपन ने धारा पढ़ ली कंप्लीट 5, अब पढ़ेंगे धारा 6। हेडिंग लगाओ धारा 6। धारा 6 में यह नगर पालिका की संरचना, धारा 6 में क्या है, नगर पालिका की संरचना। अब नगर पालिका की जो संरचना वो किस प्रकार होगी, इसको भी आप 3 भागों में बांट लो, में कौन कौन किस प्रकार से काम करेंगे। तो देखो नगर पालिका में एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य, निर्वाचित, राइटिंग में मत जाना भाई, तेज लिख रहा हूं। ठीक है, और एक होते हैं मनोनीत सदस्य। अच्छा, मनोनीत की जगह आपको एक नाम और सुनने को मिल सकता है, नाम निर्देशित। नाम निर्देशित सदस्य। और उसके बाद मिल सकता है आपको पदेन सदस्य। नाम निर्देशित हो गया, निर्देशित, ठीक है, नाम निर्देशित सदस्य हो गए और पदेन सदस्य हो गए। अब सुनो बात ध्यान से, निर्वाचन सदस्य, एक बात याद रखना, एक नगर पालिका के अंदर न्यूनतम जो वार्ड की संख्या होगी, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे कोई नगर पालिका होती है, उसमें न्यूनतम कम से कम कितने वार्ड होंगे, कम से कम तो 13 वार्ड होने चाहिए भाई। कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए उस नगर पालिका में, 13 वार्ड होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कम से कम 13 वार्ड, अब 13 वार्ड के लिए क्या चाहिए होंगे, पार्षद, या हम कह सकते हैं नगर पालिका के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो ये कम से कम यानी एक नगर पालिका में 13 पार्षद होने चाहिए जो निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए। ठीक है, ओके। मनोनीत सदस्य की अगर बात करें तो नगर पालिका के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 3। कितनी होती है, 3। कई जगह ये 4 भी लिखा हुआ मिलता है, ये भी दुविधा का विषय है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, कई जगह 4 भी मिलता है, ये ओब्लिक लगा के 4 भी लिख लेना। ठीक है, 3 या 4। अब इतने सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। वैसे तो आंकड़ा जो है वो 10% का रखा गया है कि अच्छा इसको आप 10% भी कर सकते हो, 3 या 4 के अलावा आप 10% भी मनोनीत कर सकते हो। जैसे किसी नगर पालिका में 20 सदस्य हैं, ठीक है, इसका कितना परसेंट, मान लो 10%, तो 20 का 10% कितने सदस्य हो गए, 2। अब 2 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि न्यूनतम जो है ना, न्यूनतम, न्यूनतम आप 3 या 4 में से एक जो है वो रखना पड़ेगा आपको। कम से कम आप 3 या 4 तो रखोगे, चाहे आपके पास 20 सदस्य हैं तो भी आपको 3 तो रखने ही होंगे, या कह सकते हैं 4 तो रखने ही होंगे। ठीक है, ओके। तो कम से कम आपका आंकड़ा ये रहेगा। सर ये पजल करेगा आगे, आप इसको फिक्स बताओ ना कि कैसे याद करें। तो अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो सर बताओ क्या करें हम उत्तर, मेरे दोस्त, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं ना, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप जो है वो 4 4 कर देना। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो क्या टिक कर देना, 4 कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद आप पढ़ोगे, एक तो होता है नगर परिषद, जी हाँ, और एक होता है नगर निगम। अब यहां भी नाम मनोनीत लोग होते हैं, तो नगर परिषद में मनोनीत कितने होते हैं, तो यहाँ होते हैं 5, और नगर निगम में जो है वो 6 जो लोग हैं वो न्यूनतम मनोनीत हो सकते हैं। कम से कम 6 लोग तो मनोनीत होंगे होंगे। अब यहाँ कम से कम 4 होंगे नगर पालिका में। मनोनीत का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, कोई अगर विशेष ज्ञान रखे ना, विशेष ज्ञान रखे, चाहे वो साहित्य क्षेत्र में मान लो, या कोई समाज सेवी हो व्यक्ति, ऐसे लोगों को भी, या कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है वो यहाँ राज्य सरकार नियुक्त कर देगी। और लेकिन राज्य सरकार की दृष्टि से, या राज्य सरकार की जो लोग नियुक्त करेंगे उनकी दृष्टि से, वो जो व्यक्ति है तो मनोनीत किया जा रहा है, वो व्यक्ति उनकी नजरों में मतलब विशेष ज्ञान वाला होना चाहिए, विशेष ज्ञान रखता हो।
क्योंकि नज़रों में होगा तो वो इस प्रकार से यहाँ नगर पालिका में मनोनीत कर देती है। क्योंकि देखो ये चुनाव हो कराए ना, जरूरी नहीं है सारे पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है, इसलिए न्यूनतम कम से कम 4 लोग जो है यहाँ मनोनीत किए जाएंगे। अधिकतम कितने कर सकते हैं? यहाँ पर जो है वो अधिकतम आप मनोनीत कर सकते हो 6 लोग। अधिकतम कितने कर सकते हो? 6। यहाँ पर सर अधिकतम कितने कर सकते हैं? अधिकतम 8 कर सकते हो। और नगर निगम में अधिकतम 12 लोग मनोनीत हो सकते हैं। ये बात याद हो रख लेना। 6 से ज्यादा भी नहीं होंगे मनोनीत। नगर पालिका में 6 से ज्यादा मनोनीत नहीं होंगे, और नगर परिषद में 8 से ज्यादा मनोनीत नहीं होंगे, नगर निगम में 12 से ज्यादा मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, ये बात याद रख लेना। चलिए अब बात करते हैं पदेन। नगर पालिका के अंदर पदेन जो होता है वो होता है विधानसभा से, और विधानसभा के अंदर जो चुनकर जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलए। इसे बोलते हैं विधानसभा का सदस्य होता है उसे क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो सदस्य होता है वो पदेन नगर पालिका का मतलब पदेन सदस्य होता है नगर पालिका। पदेन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, राज्यसभा। हाँ सर, राज्यसभा का जो मुख्य होता है उसे बोलते हैं सभापति। सभापति। अच्छा, आपने एक नाम सुना है क्या उपराष्ट्रपति का? हाँ सर, उपराष्ट्रपति नाम सुना है। तो जो उपराष्ट्रपति, आपने ही नाम सुना होगा, सुना है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी इसका पद कुछ और ही है और ये काम कुछ और ही कर रहा है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पदेन पे काम कर रहे हैं ये। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है कहाँ का? राज्यसभा का। ऐसे ही प्रश्न ये बनेगा कि नगर पालिका में पदेन, अब एमएलए का पद अलग ही है, विधानसभा का एमएलए है वो, लेकिन वो पदेन के रूप में यहाँ काम करेगा और यहाँ की बैठकों में भाग लेगा। यहाँ की बैठकों में भाग लेगा। क्योंकि देखो क्यों लेगा, ये इंपॉर्टेंट भी है बात। अब अपने एमएलए है क्षेत्र का, अब ये सड़कें बनवाने वगैरह काम नगर पालिका करती है। अब वो एम विधायक जी को अपने कहेंगे कि भाई ये सड़क बनाओ, तो वो बैठकों में लेगा, तो वो बोलेगा भाई उस वो सड़क बनाने वाली है, या पार्षद कहेंगे। एक यही बात होती है। हाँ सर, इसलिए ये बैठकों में भाग लेगा और मत भी देगा। भाग भी लेगा और मत भी देगा। सेम कंडीशन यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर जो बैठते हैं वो एमएलए नहीं बैठते। तो सर यहाँ पर जो पदेन सभापति होगा वो होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में बैठेगा। जो संसद में बैठेगा वो यहाँ का पदेन क्या होगा? सभापति। अब बोलो मेरी बात समझ में आई क्या आपको? नगर पालिका की संरचना की अगर आप बात करा तो निर्वाचित लोग होंगे, मनोनीत होंगे और पदेन होंगे। निर्वाचित यानी कम से कम तो 13 होने चाहिए, मनोनीत कम से कम 4 होने चाहिए, अधिकतम 6 हो सकते हैं। पदेन पर कौन बैठेगा? एमएलए। अब ये तो है नगर पालिका। अब ये बड़े क्षेत्र पे आ गई नगर परिषद नगर निगम। यहाँ एमएलए नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे एमपी। एमपी जो है बैठक में भाग भी लेंगे और वोट भी देंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम जो मनोनीत कर सकते हैं वो 5, अधिकतम 8। इधर न्यूनतम 6 कर सकते हैं और अधिकतम 12। बोलो इतनी बात समझ में आई? पक्की बात है ये? ठीक है। आपको एक जो है वो नाम सुनने को मिलेगा, पूर्ण संख्या या कुल संख्या। पूर्ण या कुल संख्या में कौन आते हैं? ऐसे आएगा। तो एक याद रखना बात, नगर पालिका के या नगर निकायों के, नगर निकाय में 3 आ जाएंगे, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर निकायों के मनोनीत सदस्यों को छोड़कर सभी जो व्यक्ति हैं वो आएंगे, उसे बोलेंगे कुल संख्या। कुल संख्या में कौन आएंगे? बस मनोनीत को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं वो नगर पालिका या जो भी नगर निकायों की कुल संख्या है उसके अंदर माने जाते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब एक बात याद रखना, मनोनीत जो लोग होते हैं ना, मनोनीत या नाम निर्दिष्ट लोग हो गए, ये बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये बात याद रखना। मनोनीत जो लोग होते हैं, मनोनीत जो लोग होते हैं वो बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि मनोनीत लोग को राज्य सरकार चाहे तब हटा सकती है। राज्य सरकार चाहे तब हटा सकती। ये बात समझ में आई क्या? देखो पहली बात तो ये बैठकों में भाग नहीं लेंगे, और राज्य सरकार चाहेगी तब इनको घर पे भेज देगी, जाओ बहुत हो गया, बहुत तबाही मचा ली तुमने। ठीक है, संरचना में एक तो ये बात याद रखनी है।
अब तीन बात हो रहा है, याद रखोगे संरचना के अंदर। इसी नगर पालिका की जो संरचना है उसमें आप तीन बात और याद रखोगे, एक, दो और तीन, इसी धारा के अंदर। पहली बात, जैसे ही कोई नई जनगणना होती है, जैसे ही कोई नई जनगणना होती है, जैसे जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद, तो इतने टाइम बाद आप जो नई, मान लो कोई गली बनी है, नई कोई मतलब कुछ भी बना है, तो उसका जो नामांकन है वो पुणे से करोगे एक बार। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो 10 साल के अंदर कितना काम हो गया यहाँ, कोई नई गलियां बनी होगी, वो गली नंबर कितना है, कोई जो भी है मकान बन गया, वो मकान की संख्या कितनी है, कितने नंबर है, क्रमांक, ये नगर पालिका का कार्य होता है ना, अपने धारा 45 में पढ़ेंगे नगर पालिका का कार्य है। तो वो सारा जो है वो नगर पालिका की संरचना के अंदर ही आता है। ठीक है। 2 नंबर, देखो कोई भी जो नगर पालिका की संरचना बनाई जाती है तो उसमें आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा। इसका प्रावधान रखा जाएगा आरक्षण का। जैसे पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, महिला है तो महिला को, पुरुष है या कोई SC ST का है, OBC का है, उनको आरक्षण का प्रावधान मतलब संरचना के अंदर दिया जाएगा। जैसे मान लो वार्ड पार्षद बनेंगे, तो वार्ड पार्षद में जैसे कोई एक वार्ड होता है जहाँ पर SC की जो है वो जनसंख्या ज़्यादा होती है, ST की, तो वहाँ जो है वो सीट लाई जाती है SC ST की, है ना, SC ST की सीट आती है तो वहाँ वही चुनाव होता है। तो ऐसे आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, ये जो आरक्षण है वो 21% से ज़्यादा नहीं होगा, 21% से अधिक नहीं हो सकता। एक तो ये बात याद रखनी है कि आरक्षण जो है वो 21% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो SC वालों को 10% दे दे, ST वालों को भी 10% दे दे, और OBC वालों को 12% दे दे, कितना हो गया, ये तो 32% हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से ही क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। जैसे मान लो 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो अब ये भी ज़्यादा हो गया ना, ये मान लो 6 हो गया, 8 और 7 15 और 6 21, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आरक्षण 21% से ज़्यादा नहीं होगा। ये बात भी संरचना के अंदर बोली गई है। तो धारा 6 में समझ में आ गई। जनगणना जैसे ही नहीं होती है उसके बाद वो नामांकन किया जाएगा स्थानों का, शहरों गलियों का, आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण 21% से ज़्यादा नहीं होगा, 21% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होगा। अभी हमने पढ़ी धारा 6। धारा 7 मोस्ट इंपोर्टेंट और सिंपल है। धारा 7 में लिखी हुई है पदावधि। तेरा साथ है तो, तेरा साथ नहीं है तो बोल, हाँ, पदावधि। देखो नगर पालिका में जो सदस्य वगैरह होते हैं, पार्षद वगैरह हो गया, चेयरमैन, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष। अब एक प्रश्न आता है, ये 5 साल कब से माने जाते हैं? तो प्रथम बैठक की नियत तारीख से। जो प्रथम बैठक होती है ना, उस प्रथम बैठक की तारीख से जो है वो 5 वर्ष माने जाते हैं। अब ये प्रश्न आता है कब से माने जाते हैं? जिस दिन पद ग्रहण करे तब, तब पता ले तब, या पहली बैठक होती है तब? तो जिस दिन पहली बैठक होती है ना, प्रथम बैठक से ही ये जो कार्यकाल शुरू हो जाता है। कितने साल तक? 5 साल तक। धारा 7 में लिखी है पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष की। कोई भी कार्य देखो सरकारी 5 साल के ही होते हैं लगभग। पद जैसे MLA वगैरह बने, MP बने, 5 साल के लिए बनते हैं। फिर पढ़ेंगे धारा 8। 8 में तो ठाठ हो जाएगी। कैसे सर? नगर पालिका का शासन, नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका का शासन जो किसमें निहित होना? नगर पालिका में। बोले तो, बोले तो ऐसे कि नगर पालिका का जो शासन है वो किसमें निहित होता है? यहां पर एक बड़ा पद है जिसका नाम है अध्यक्ष। नगर पालिका का शासन किसमें? तो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है चेयरमैन, उसमें निहित होता है। शासन का मतलब जो शक्तियां वगैरह होती है ना नगर पालिका की, है ना, वो कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? अध्यक्ष में। तो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, उसमें शक्तियां निहित होती हैं। साइन वगैरह करेगा ना कोई काम के लिए, तो उस पर साइन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होता है। नहीं, नगर पालिका की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती है, ये बात याद रखोगे आप। इस धारा का मतलब है, अगर आपसे पूछे नगर पालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है, अध्यक्ष में, अधिशासी अधिकारी में, उपाध्यक्ष में, या सदस्यों में, तो आप कहोगे नगर पालिका की जो शक्तियां हैं वो, जैसे अपने पॉलिटी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अनुच्छेद
अनुच्छेद पढ़ते हैं 53, है ना, कि केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो वैसे ही नगर पालिका की शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है। धारा 9, धारा 9 में वार्डों का विभाजन। धारा 9 में क्या है, तो वार्ड है, वार्डों का विभाजन। वार्डों का जो विभाजन है वो जनसंख्या आधार पर किया जाएगा। एक तो ये बात याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बात याद ये धारा वेरी इंपॉर्टेंट है कि वार्डों का विभाजन किस धारा में है, धारा 9 में उल्लेख है। वार्डों का जो विभाजन है वो किस आधार पर किया जाएगा, एक ये प्रश्न याद रख लेना मेरे दोस्त, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। बोलो ये बात समझ में आई आपको। तो वार्डों का जो विभाजन है वो किसके आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। धारा 10, धारा 10 में वार्डों की अवधारणा। धारा 10 में क्या है, वार्डों की अवधारणा। एक तरह से आप ये बात मानो कि वार्डों का गठन कैसे किया जाएगा। तो पहली बात, वार्डों का जो अवधारणा है वो करेगी राज्य सरकार, नगर पालिका नहीं करती है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटो अभी के अभी। वार्डों का जो अवधारणा, जैसे 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, ये इस प्रकार से जो कहानी करेगी वो कौन करेगी, राज्य सरकार। ठीक है। तो एक बात तो याद रखना, वार्डों की अवधारणा राज्य सरकार, और राज्य सरकार ही वार्डों की सीमा का निर्धारण करेगी कि कितना, कौन सा वार्ड कितना होगा। वार्डों की सीमा का निर्धारण कौन करता है। अब आप नगर पालिका का रोल मत कर देना यहाँ पर, या कोई कलेक्टर वगैरह मत लिख देना। तो नगर पालिका वार्डों को, वो सीमा को चिन्हित करेगा कलेक्टर। तो यहाँ पर ये जो कोई वार्ड की सीमा में परिवर्तन वगैरह करना है वो बात है, यहाँ नए वार्ड बन रहे हैं तब की बात है, जैसे कोई नई नगर पालिका बनी है वहां की बात है। तो वार्डों की अवधारणा जो है वो राज्य सरकार बनाएगी। जैसे वार्डों की सीमा का निर्धारण कौन करेगी, राज्य सरकार। और वार्ड जो बनाए जाते हैं वो किस दिशा से बनाए जाते हैं, एक तो ये प्रश्न याद रखना। तो ये दिशा होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण, ये होगी पश्चिम, ये होगी पूर्व। जैसे ये नगर पालिका क्षेत्र है तो क्रमांक जो चलेंगे वो चलेंगे उत्तर पश्चिम से, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड। तो याद रखना, वार्डों के जो क्रमांक है, वार्डों के जो क्रमांक है 1 2 3, उनकी दिशा क्या होगी, वार्डों के क्रमांक की जो दिशा है वो होगी उत्तर पश्चिम से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आप जो आपको याद रखनी है, कि जब वार्डों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा, वार्डों का क्रमांक किया जाएगा, तब आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा। कौन से वार्ड को किस प्रकार से आरक्षण देना है, तो वार्डों में आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए देखें, कोई वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर कितना है 5, और ये जो वार्ड नंबर 5 है यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, कौन से वर्ग के लोग रहते हैं, पिछड़े वर्ग के। तो ये जो वार्ड नंबर 5 है यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि चुनाव वगैरह होगा तो ये इनके लोग ही लड़ेंगे यहाँ, ऐसे नहीं है कोई जनरल बड़ा आके लड़ लेगा। फॉर्म भरवा सकता है लेकिन जो है वो सीटों का जो प्रावधान है, अगर दूसरे क्षेत्र का आएगा तो वो इसी का होना चाहिए, पिछड़े वर्ग का, SC ST का ही या OBC का जो भी है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो किया जाएगा वार्डों को तय करते टाइम, इस वार्ड को आरक्षण देना है। तो ये बात याद रखना। 3, वार्डों की अवधारणा धारा 10 में है। वार्डों की अवधारणा कौन करती है, राज्य सरकार। जैसे वार्डों की सीमा वगैरह का निर्धारण राज्य सरकार करती है। वार्डों के क्रमांक की दिशा उत्तर पश्चिम से की जाएगी, क्रमांक की दिशा उत्तर पश्चिम से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो आज हमें पता भी लगा, पहले तो पता ही नहीं होता था। और आरक्षण का जो प्रावधान है वो किया जाएगा वार्डों को देकर। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपने धारा 11, सिंपल है, ये लास्ट पढ़ते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे धारा 11। धारा जो 11 है इसके अंदर दिया गया है, धारा 11 जो है इसमें दिया गया है नगर पालिका के लिए निर्वाचन, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। ये बात किसमें की गई है, धारा 11 में। निर्वाचन का मतलब है चुनाव,
नगर पालिका के जो चुनाव है वो कौन करवाता है? तो नगर पालिका के मेरे भाई जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिका के जो चुनाव है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में आप सभी मैसेज भेजोगे मुझे कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, अभी देखोगे आप। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के सॉरी नगर पालिका के जो निर्वाचन है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब आपको एक अच्छी बात बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किन किन के चुनाव करवाता है? ये दो बातें और याद कर लेना आप बस। एक तो शहरी क्षेत्रों के जो है निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, आगे काम आएगी। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन दिया गया है टॉपिक आपके। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव है वो कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे शहरों में होता है नगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव करवा देगा। नगर परिषद, नगर परिषद के चुनाव करवा देगा। और होता है नगर निगम। अरे तेज तो नहीं चल रहा हूँ? तेज तुम तेज करके देखोगे, इससे अच्छा मैं तेज पढ़ाई देता हूँ। और ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण की बात करें तो याद रखोगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव करवाता है। ग्राम पंचायत के चुनाव करवाता है। पंचायत समिति के चुनाव करवाता है। पंचायत समिति के चुनाव कराता है। और इसके अलावा याद रखोगे जिला परिषद, जिला परिषद इनके चुनाव कराता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। एक बात और, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, आपने इसमें एक नाम सुना होगा, आम चुनाव। तो आम चुनाव भी होते हैं, ये भी करवाने का जिम्मा किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। आम चुनाव भी होते हैं वैसे। और एक होते हैं उपचुनाव, ये करवाने का जिम्मा भी किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। कोई भी नगर पालिका बनाई जाती है तो ये बात याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, ये कितने महीने के भीतर भीतर होने चाहिए? 6 महीने के भीतर भीतर होने चाहिए। अब आम चुनाव कब होते हैं सर? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं। ये तो आम है, जो प्रत्येक 5 साल बाद होंगे। कई बार क्या होता है, नगर पालिका का विघटन हो जाता है। क्या सर नगर पालिका रद्द भी हो सकती है क्या? हाँ, जब 2/3 सदस्य टोटल नगर पालिका के ये पाए जाए कि इन्होंने करप्शन किया है, तो धारा धारा 33 में ये बात लिखी है कि पूरी नगर पालिका को राज्य सरकार निरस्त कर देगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। अब सोच के देखो, या मान लो, ये या तो ये हो सकता है, या मान लो कोई अध्यक्ष था नगर पालिका का, या कोई मतलब अध्यक्ष है मान लो, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। कि फिर आम चुनाव होंगे अगली 5 साल बाद। इसने कोई करप्शन किया है, मान लो 3 वर्ष बाद ये साबित होता है, 3 साल कार्यकाल करने के बाद साबित होता है कि इसने करप्शन किया है। अब 3 साल बाद इसको हटा दिया जाएगा। अब बच गए पीछे कितने साल इसके? 2 साल। अब होंगे कौन से चुनाव? उपचुनाव। कौन होंगे? उपचुनाव। अब जैसे ही उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव तुरंत प्रभाव से करवाए जाएंगे, यानी कोशिश रहेगी जल्दी हो जाए, लेकिन 6 महीने में कम से कम होने चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के भीतर भीतर ये चुनाव जो है वो करवाने चाहिए। अब उपचुनाव हो गया, और उपचुनाव में जो है मान के चलो नया अध्यक्ष बन गया, नए सदस्य या नए अध्यक्ष बन गए। अब जैसे ही वो नया अध्यक्ष बना, नया अध्यक्ष बना, तो इसका जो कार्यकाल होगा उपचुनाव के अंदर, ये बात होती है, इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का नहीं होगा। इसका कार्यकाल जो होगा वो शेष समय के लिए होगा। अब शेष समय कितना बचा था? 2 वर्ष। तो ये जो नया अध्यक्ष चुनकर आएगा, ये शेष समय के लिए होगा, 2 साल के लिए। और एक प्रश्न और बताओ, ये जो करप्शन किया था ये गलती से बना था, या मान लो घूस देकर बना था, या गड़बड़ी करके बना था? गड़बड़ी की होगी बैंकर। अब ऐसे बना था, तो बताओ कि ये जो अध्यक्ष है, ये जो अध्यक्ष है, ये गड़बड़ी करके मान लो जीत गया, इसने कोई रोड बनवा दिया, कोई ब्रिज बनवा दिया, इसने कोई निर्णय ले लिया, तो क्या इसके निर्णय प्रभावी होंगे क्या? ये गड़बड़ी से बना है? तो बिल्कुल हाँ, इसके निर्णय प्रभावी होंगे। इसके कार्यकाल के दौरान इसने जो भी काम किए वो रहेंगे काम। अब ऐसे नहीं इसने कोई पुल बनवा दिया तो ये तो अब पता लगा कि गड़बड़ी से बना है ना, तो वो तोड़वा दो, ऐसे नहीं होगा। इसके द्वारा लिए गए जो निर्णय होंगे 3 साल के अंदर, मान लो इसने कार्यकाल किया, 3 साल में जो सड़कें बनवाई, जो भी काम किए, तो वो प्रभावी होंगे, उनको राज्य सरकार खत्म नहीं कर सकती। ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। टॉपिक नहीं खत्म हुआ, अभी धारा 11 ये पहुंचे हैं। इसके बाद वाली धारा जो वो सिंपल ही है, छोटी धाराएं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये फर्स्ट टेस्ट का शेड्यूल है, ठीक है। और इस पे भाई मैं आपको बता दूं कि 6 लोग जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। 6 व्यक्ति जो है इस टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर के पर्सन मिलेंगे, शिव सर आपको देंगे, ठीक है। राजस्थान भूगोल और नगर पालिका एक्ट के पर्सन मैं यहाँ जो ऐड कर रहा हूँ, इसके अलावा और टीचर भी जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। आपको अच्छा लगेगा ये टेस्ट सीरीज से जुड़ोगे, आपके पढ़ने का जो है वो लेवल भी बढ़ेगा दिन ब दिन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे पास तो जो था वो सब आपके हवाले कर दिया। वो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। मेरे पास जो था वो आपके हवाले मैंने कर दिया, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धारा 12 से जो है वो कंटिन्यू पढ़ेंगे। तेज तो पढ़ाऊंगा भाई, धीरे नहीं पढ़ा सकता, पेपर नज़दीक है। और उम्मीद रही तो 1-2 बार रिवीजन और करा देंगे, इनकी ऑब्जेक्टिव पर्सन क्लास ले आएंगे। अब ईओ पे काम करेंगे आपके लिए, जब तक ईओ का एग्जाम नहीं हो जाता। 23 मार्च है, उसको टारगेट कर लो गोल। और इतनी मेहनत करना कि जैसे यूपीएससी में लास्ट अटेम्प्ट होता है ना, जब वो छात्र मेहनत करता है कि बस ये आखिरी चांस है, वैसे मेहनत करना आराम से। जो है आप ये एग्जाम क्लियर कर जाओगे, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।